गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का हम लोग थर्ड चैप्टर जो पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन। इसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन को स्टार्ट कर रखा है, लेकिन इसी के आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था, मैथमेटिकली प्रूव किया था, उस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसमें कौन कौन सी बातें अप्लाई होता है और इसका क्या क्या सिग्निफिकेंट है। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। कहाँ पे छोटे मास के लिए यूज होता है या बड़े मास के लिए यूज होता है, ये सब बातें हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था कि दो ब्लॉक है, यानी दो बॉडी है, ये M1 एंड सेकेंड बॉडी आपका आप देख सकते हो ये M2 है। ओके, याद करिए हम लोगों ने माना था कि दो बॉडी M1 और M2 है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो हमारा R है सपोज। ओके, तो आपको याद होगा शायद मैंने कहा था कि ये बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी ओर अटैक करेगा और ये बॉडी जो है इस बॉडी को अपनी ओर अटैक करेगा। मतलब यह कि ये बॉडी जब इसको अटैक करेगा तो मान लो कि F12 फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो क्या होगा F21। ठीक है, अब जरा सोचिए एक बात कि इसमें हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F इक्वल महाजी इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। याद करिए यहां पे महाजी जो हम लिख रहे हैं, ये दरअसल महाजी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये जी का वैल्यू जो है, आप अर्थ प्लेनेट पे हो, यहां भी वही जी वैल्यू होगा। मून पर जाओगे, मून पर यही जी लिखाएगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा। किसी भी प्लेनेट पे चले जाओगे वहां पर भी जी ही आएगा। इसलिए इसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि महाजी का वैल्यू एवरीवेयर अप्लाई होगा, राइट। उसके बाद आप जब गौर फरमा सकते हो, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि दो बॉडी M1 और M2 है, इसका क्या मतलब। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बेशक अट्रैक्ट करेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेट फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जो गौर फरमाइएगा, हम लोग ये तो फोर्स है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दरअसल हम लोग कहते हैं, आपको बताना चाहूंगा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, अब सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेंट्रल फोर्स इसलिए कहते हैं कि ये बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है, और इस दोनों के बीच का क्या कर रहा है, देखिए इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिल रहा है, मतलब इसके सेंटर से और इसके सेंटर को मिला रहा है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर में की वो अपनी बॉडी को खींचेगा, फोर्स लगाएगा। आप जानते हो अर्थ पे कोई बॉडी होगा ना, तो उस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर अटैक करता है। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मास। अब इसको, ये अर्थ है, तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपने सेंटर की ओर खींचेगा। यहां पे कोई बॉडी है, इसको क्या इधर खींचेगा, सरफेस पे नहीं, इसको भी कहां, सेंटर की ओर खींचेगा। यहां पे कोई बॉडी है, कहां खींचेगा, सेंटर की ओर। देखो ना भाई, ये क्या है, एक तरह से अर्थ है ना, तो अर्थ पर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसको सेंटर की तरफ बॉडी उस फोर्स खींचता है। सेम बात मैं बता रहा हूं कि ये बॉडी इसको अपने सेंटर को खींचेगा और M2 बॉडी देख रहे हो, M1 को अपने सेंटर को खींचेगा। बात क्लियर है ना। चलिए, तो इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है, सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स कहते हैं कि कोई भी दो बॉडी हो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विच अदर फोर्स, और किधर फोर्स खींचता है, अपने सेंटर की ओर खींचता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। गौर समझिएगा, हम लोगों ने महाजी का वैल्यू पढ़ा था, याद करिए महाजी का वैल्यू पढ़ा था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना न्यूटन। याद रखिएगा, इस महाजी का वैल्यू सब जगह अप्लाई होगा।
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सपोज मैं इस जी का वैल्यू अगर फाइंड करता हूं यहां से, तो आपको क्या आएगा, जरा वर्ड में आइएगा, जी इक्वल क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। क्लियर है। अब कहोगे सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया, देख सकते हो, एफ का मतलब क्या हुआ न्यूटन, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ मीटर स्क्वायर, बाई m1 मतलब केजी, और m2 मतलब भी क्या केजी। क्या आएगा आप देख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब इसका हम चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका, महाजी का। महाजी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो आप देख सकते हो, याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है महा एम, महा एल और महा टी, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आप जरा देखिए ना, ये क्या है, फोर्स है, और आपने बचपन में पढ़ा था फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद करो, एम एल टी इनवर्स टू। आइए लिखते हैं एम एल टी इनवर्स टू, राइट। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं मीटर में, यानी एल का स्क्वायर बाई m1 क्या है, मास है, m2 क्या है, मास है। तो मास है तो जाहिर सी बात है कि मास का तुम लिखते हैं महा m इंटू महा m। फाइनली आपका क्या आएगा, आप देख सकते हो, महा m का पावर 1 है और m इंटू m स्क्वायर, ये 2 जो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, लिखे क्या, m का पावर -1 यानी m इनवर्स, और l इंटू l स्क्वायर क्या होगा, l क्यूब, और p इनवर्स 2। मतलब मेरे को आ गया क्या कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स। ओके क्लियर ना। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये कहां कहां अप्लीकेबल है, कहां कहां अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, देखिए आपके मन में अगर ख्याल आ रहा होगा कि सर ये क्या क्या बातें बता रहे हैं, ये सारा का सारा बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक लेवल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन देखा था, और अब हम लोग उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं, कि F इक्वल महा जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर है। तो ये महा F किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, m1 m2 पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये तो कुछ बातें हमने देखा, इसमें कुछ और ब्रीफ में चलेंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पे। ओके चलिए फिलहाल हम लोगों ने देखा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2, यानी महा जी क्या है, सारे मीडियम में एप्लीकेबल है। तो आप गौर फरमा सकते हो कि सबसे पहली बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स। अब कहोगे सेंट्रल फोर्स क्यों है, तो सिंपल सी बात है, ये बॉडी दोनों क्या होगा, अपने सेंटर को खींचेगा, ये भी क्या होगा, अपने सेंटर को। अब ऐसा नहीं कि ये बॉडी इस तरीके से फोर्स लगाएगा, इसको इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं, किधर, सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ओके, और आप ये भी जानते हो कि कोई बॉडी का मास जो होता है सेंटर में ज्यादा रहता है, एक्यूमुलेटर का सेंटर के पास, वहां पे ज्यादा मास रहता है, इसलिए एक बॉडी दूसरे बॉडी को सेंटर की ओर अटैक करता है, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हमारा सेंट्रल फोर्स है। सेकेंड बात है, ये दरअसल क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, दिख रहा होगा। चलिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब मीडियम पे ये क्या है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। अब कहोगे क्यों, ये मीडियम पे क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों डिपेंडेंट नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा यहां पे क्या है, महाजी है, और ये महाजी क्या है, महाजी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। महाजी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। बेशक यहां पे यही वैल्यू आएगा, मून पे यही वैल्यू आएगा, किसी दूसरे प्लैनेट पे यही वैल्यू आएगा, मतलब हर जगह सेम है। चाहो तो आप एक बॉडी, एक दूसरा बॉडी, कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग है, उसको आप, हम लोग चले जाते हैं पानी में, एक मैं ले लो भाई, एक मैं हूं, आप एक कैमरा हो। ओके, कैमरा की तो मास है ना, कैमरा ही मास है, हम भी एक मास है। चलिए हम मैं और कैमरा
दोनों आदमी तो वीडियो शूट कर ही रहे फिलहाल, चलिए पानी में ले जाते हैं, वाटर में, ठीक है ना। तो वाटर में ले जाएंगे तो वहां पे मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे। वहां पे ऐसा नहीं, यहां पे जो मेरा फोर्स होगा ना वही पानी के अंदर भी होगा, वही दूसरे मीडियम में भी होगा, वही तीसरे मीडियम में होगा, वही चौथे मीडियम में होगा। वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों चेंजमेंट नहीं होगा? क्योंकि यहां पे महाजी जो देख रहे हो सब जगह तो सेम होगा, ये तो कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है? किसी मीडियम पर डिपेंड करता है? बेशक नहीं। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम, वो किसी भी मीडियम में आप फाइंड कर सकते हो, राइट ना। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर जो है, ये थर्ड नंबर क्या है? इट इज वैलिड फॉर स्मॉल बॉडीज। ये किसके लिए वैलिड है? छोटे बॉडी के लिए वैलिड है। अब कहो छोटे वैलिड के लिए मतलब क्यों? छोटे बॉडी के लिए वैलिड क्यों भाई? तो छोटे बॉडी के लिए वैलिड इसलिए है, ऐसे भी देख लो ना भाई क्या मतलब है। आपने देखा होगा क्या कि एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, ठीक है ना। मान लो छोड़ो अर्थ और मून की बात मैं कर रहा हूं। अर्थ वैसे कहोगे तो मैं अर्थ और मून की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हो अर्थ पे हम लोग हैं, अब मून हमसे कितना दूर है? आप सिर्फ गौर फरमाओ, अर्थ का मास ज्यादा होता है बेशक, मून का ही मास ज्यादा होता है बेशक, लेकिन जरा गौर फरमाओ कि अर्थ यहां है, मून वहां है, तो अर्थ पर से आप मून को देखोगे कैसा लगेगा? पॉइंट मास लगेगा ना। या मून पर से अर्थ को देखोगे कैसा लगेगा? अर्थ पॉइंट मास लगेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दरअसल एप्लीकेबल है ये स्मॉल बॉडी यानी कि पॉइंट मास के लिए। इसके लिए पॉइंट मास के लिए, राइट। चलिए फोर्थ नंबर बात, अरे भाई ऐसा समझ लो ना, ये जी का वैल्यू आप जो देख पा रहे हो -11 है। गॉट माउ, मान लो कि मैं एक बॉडी में यहां हूं, एक दूसरा बॉडी यहां पे, ओके, समथिंग कुछ डिस्टेंस पे है। अब हम दोनों में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू जो होगा, आप देख सकते हो ये इसका वैल्यू इतना कम है, इसका इतना कम है, क्या करेगा जानते हो? कि उसके फोर्स की वैल्यू को बहुत कम कर देगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि यहाँ 10⁻11 है। हम लोग देखेंगे इस पर जब एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दरअसल पॉइंट मास के लिए डिपेंडेंट है ही है। और साथ ही अर्थ और मून की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो कि पॉइंट मास मैं इसलिए बोला क्योंकि अर्थ को मून भी बहुत छोटा लगेगा, मून को अर्थ ही बहुत छोटा। क्यों छोटा लगेगा? इसलिए क्योंकि बहुत दूर पे है, राइट। चलिए उसके बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये इसको अपनी ओर खींचता है और ये इसको अपनी ओर खींचता है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब मन में ख्याल आया होगा कि बताओ भाई आप कैसे बात बोल रहे हैं, अट्रैक्ट करेगा तो भाई दुनिया में हम और कोई दो ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए ना। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि जी का वैल्यू इतना कम है, 10⁻11 है, इतना कम है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अट्रैक्टिंग है बेशक। अगर यही इसका वैल्यू, अगर कोई ज्यादा बड़ा मास ले लेते हैं, हेवी बॉडी ले लेते हैं, जब हेवी बॉडी लेंगे ना तो उसमें आपको ये थोड़ा सा फील होगा कि हाँ भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट। अरे आपने देखा है ना प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ मूव करता है। क्यों मूव करता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उस पे अर्थ जो होता है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, प्लैनेट और सन के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये फोर्स लगने के कारण क्या होता है? उसको एक अपने फोर्स लगने के कारण क्या होता है? उसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हुए रहता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो फिर प्लैनेट्स मूव नहीं करेगा सर्कुलर पाथ पे, यानी वो इलिप्टिकल पाथ होता है, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या हुआ? फोर्स का तो लगा ना, आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगा कि वहां फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन अगर छोटा कोई बॉडी ले लो तो इसका इतना ना ज्यादा वैल्यू है कि उसको नेग्लिजिबल कर देगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं, खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिंग है ना, हर चीज में अट्रैक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद फिफ्थ नंबर, इसमें क्या होता है कि F12 इक्वल होता है -F21। मतलब समझे ना,
F12 जितना फोर्स है इसको अपने ओर खींचेगा, इसको भी उतना अपने ओर खींचेगा। अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो ये तो सिंपल सी बात है। चलिए फिर 6 नंबर की बात अगर मैं बात करूं तो ये दरअसल जो होता है क्या, सिग्निफिकेंस फॉर हेवी बॉडी। हेवी बॉडी, अब ये हेवी बॉडी के लिए क्यों, क्या मेनली जो है ये सिग्निफिकेंस है किसके लिए, हेवी बॉडी के लिए। अब कैसे, गॉड मास, अर्थ की बात कर रहा हूं और मून की बात कर रहा हूं। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून का मास क्या है, ज्यादा है, हम लोग से ज्यादा है ना भाई। चलिए तो वहां पे अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास ज्यादा है, और ये महाजी तो वहां पर भी आएगा। तो ये महाजी का वैल्यू जो देख रहे हो उसके कंपेरिजन में कम हो जाता है। जब उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा तो पता यह चलेगा कि वहां पे फोर्स का कुछ वैल्यू नजर आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इस अर्थ और मून के बीच फोर्स लग रहा है। लेकिन अब थोड़ा मन में ख्याल होगा, अच्छा सर आप बताओ, यहाँ पे लिखो वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, मतलब पॉइंट मास के लिए वैल्यू। बेशक इस दरअसल पॉइंट मास से इसलिए कहा जा रहा है कि आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना समझ पाओ, वो कॉन्सेप्ट अब समझ जाओ कि दो बॉडी कोई यूनिवर्स में है तो कुछ मास है, कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उसको फोर्स लगेगा और दैट फोर्स जो क्या करेगा, वो अपनी और दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैं ये कहा था सिग्निफिकेंस फॉर हेवी बॉडी, तो ये सिग्निफिकेंस फॉर हेवी बॉडी का मतलब क्या हुआ कि खासकर हेवी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने भी कहा ना, मून और अर्थ की बात करूं तो उसमें आपको फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड समझ में आएगा, हाँ वाकई में उसको एक दूसरे के ऊपर खींच रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी कहा कि प्लैनेट सन के जब चारों तरफ मूव करता है तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि क्या होता है भाई, वो सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां समझ में आया। लेकिन यहाँ सराउंडिंग में यूनिवर्स में हम दो बॉडी है, कहाँ एक दूसरे को खींच पा रहे हैं, नहीं ना, इसीलिए नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि 10 का पावर -11 है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो जाहिर सी बात है उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अब ये तो आपका कॉन्सेप्ट समझे। चलिए इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फर्जी टाइप क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हलवा वाला क्वेश्चन। क्या है सुन सकते हो। एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास मान लो 2 kg, एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास मान लो 4 kg है। टिंग 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 टिंग, इसके बीच का दूरी मान लो कितना, 4 मीटर मान लो, r इक्वल 4 मीटर है। आपको पता लगाना है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। सिंपल सी बात, F फाइंड करना है। तो F इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है क्या, F इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है महाजी इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो आप देख सकते हो g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। m1 कितना हुआ 2, देख सकते हो m1 2, m2 कितना हुआ 4 बाई r स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना 60। चलिए बिनेरी के लिए देते हैं। अब तो देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू 2 इंटू 4 बाई 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4। तो आप देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल, राइट, 2 2 जा 4 कैंसिल, राइट। और जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है ना, लगभग 3.3 समथिंग इंटू 10 का पावर क्या हुआ -11 न्यूटन। ये आंसर हुआ। अब जब देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, यहां पे हम लोगों ने फोर्स फाइंड किया ना, और ये फोर्स हमको कितना आया, इतना आया। अब जरा आप देख सकते हो कि 3.33 इंटू 10 का पावर -11 है, -11 है। तो ये -11 का क्या मतलब, ये 10 का पावर -11 से ये मतलब होता है कि इसका वैल्यू बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो क्या ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं करेगा। अगर ज्यादा फोर्स लगता, अगर इस बॉडी का ज्यादा मास रहता तो हो सकता था कि वो अपनी ओर एक दूसरे को खींच लेता। इसमें देख सकते हो 10 का पावर -11, मतलब बाई में 10 का पावर 11 क्या आ जाएगा वैल्यू 0.00000 समथिंग समथिंग समथिंग, कितना वैल्यू कम हो गया। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बात तो समझ में आ रही है ना। चलिए अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन क्या रहा, मैं कुछ होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क में घर से बना कर आओगे, ठीक है, इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन क्या है जरा गौर फरमाओगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मेट दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताना, ओके। चलिए क्वेश्चन 1, मान लो कि m1 आपका 2 × 10⁻³ kg,
m2 हो गया आपका 5 इंटू 10⁴ kg, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना 25 मीटर। फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड क्या करना है? फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिर मान लो m1 आपका है 6 इंटू 10⁴ kg, m2 आपका हो गया मान लो 5 इंटू 10⁻13 kg, और इसके बीच का दूरी है, डिस्टेंस जो है मान लो आप 2 इंटू 10⁻3 मीटर। पॉइंट क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके सामने 2 क्वेश्चन रहा, और इस 2 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन दोनों का आंसर हमारा है। फिर इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, और आपको समझाएंगे कि वाकई में ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। आप न्यूमेरिकल्स अगर कोई क्वेश्चन होगा एफ फाइंड करने का तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्यूशन तरीका बताएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।